भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की मंशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की है। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हैदराबाद का चुनाव, बंगाल का सेमीफाइनल। अरे ये अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा। ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, इतना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया। ऐसा कम करते हैं जो गैर मुस्लिम बेटियों को कलेवा बांध लिया और लोगों को धोखा दिए। ओवैसी की अगुवाई, मुस्लिम वोट की लड़ाई। नरेंद्र मोदी को आरएसएस वाले ग्रुप में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। মানুষই মানুষের ভেদাভেদ লাগিয়ে দিয়েছে। আজকে আশা দেখি দেখলে বলেছে যে হিন্দুরাও কিন্তু বিচারিত হবে না। তো 19 লক্ষের 14 লক্ষ তো হিন্দু বাঙালি আছে, তারা বিচারিত হলো কি করে? নবসূত্র থেকে শুরু করে সব ডিটেনশন ক্যাম্পে আছে। मुस्लिम वोट के बंटवारे का ओवैसी मॉडल। Every single vote to OIC is a vote against India. हैदराबाद से बीजेपी की बंगाल यात्रा। योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर। निगम चुनाव नेशनल इलेक्शन जैसा है। क्या निगम चुनाव में ऐसी हलचल देखी है? निगम चुनाव आते हैं, चले भी जाते हैं और पता भी नहीं लगता। कोई बड़ी पार्टी का बड़ा नेता तो आना तो छोड़िए, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले से नजर आते हैं। 1 दिसंबर को हैदराबाद में निकाय चुनाव होना है। बीजेपी इन चुनावों में उतनी ताकत लगा रही है जो बिहार चुनाव के वक्त लगाई थी। हैदराबाद में योगी का रोड शो होने वाला है। अमित शाह ने बिहार में चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन हैदराबाद में करेंगे। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीजेपी ने सभी को हैदराबाद के प्रचार युद्ध में उतारा है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ हैदराबाद चुनावों से है या फिर हैदराबाद बंगाल चुनाव की प्रयोगशाला है? आज देशहित में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हैदराबाद का रास्ता कैसे बंगाल में ममता का रास्ता रोक सकता है। बीजेपी वालों, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की जमीन पर चीन की फौज घुसकर कब्जा करके बैठी है। जैसे को तैसे का जवाब देने का यह कार्य कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। सोचिए, ये हैदराबाद की लड़ाई है जिसे जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी तक प्रचंड प्रचार युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन ये सोचकर हैरान मत होइए कि नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी। क्यों हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटें बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है और क्यों हैदराबाद के मेयर पद को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। सोचिए, बीजेपी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा कि जो अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने नहीं गए, उन्हें हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के लिए उतारा जा रहा है। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सोचिए,
जिन्ना से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, वोट की प्रयोगशाला के मुद्दे बिहार विधानसभा के बाद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में कैसे पहुंच गए? The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. सोचिए कैसे AIMIM ने बिहार विधानसभा से हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में ओवैसी की विचारधारा का संदेश दिया और कहा कि वो शपथ में हिंदुस्तान की शपथ नहीं लेंगे। राष्ट्रपति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू का। हैदराबाद में 1 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 निकाय सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। निगम का इस साल का बजट 5,380 करोड़ रुपए है। असल में माना यह जा रहा है कि हैदराबाद के चुनाव बीजेपी के लिए बंगाल विजय की प्रयोगशाला है। बीजेपी ओवैसी को उनके ही घर में जबरदस्त ढंग से चुनौती इसलिए भी दे रही है। हैदराबाद में मुख्य मुकाबला बीजेपी और ऑल इंडिया MIM के बीच है, लेकिन यहां ओवैसी की जीत या हार का सबसे बड़ा खतरा बंगाल में दीदी को है। মানুষই মানুষের ভেদাভেদ লাগিয়ে দিয়েছে। আজকে আসামে গিয়ে দেখলে বলেছে হিন্দুরা বিচারিত হবে না, তো 19 লক্ষের মধ্যে 14 লক্ষ তো হিন্দু বাঙালি আছে, তারা বিচারিত হলো কি করে? নবসূত্র থেকে শুরু করে সব ডিটেনশন ক্যাম্পে আছে, গোরখারাও আছে, হিন্দি ভাষায় কথা বলে তারাও আছে। भारत की जमीन पर चीन की फौज घुसकर कब्जा करके बैठी है। मैं वजीर आजम से फिर से मुतालबा कर रहा हूं कि जनाब नरेंद्र मोदी, आप चीन की फौज के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो पुराने शहर पर नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो चीन की फौज पर करिए। हम तमाम वजीर आजम की तायीद करेंगे, मगर वजीर आजम इतने बहादुर हैं कि अपनी जबान से चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। हैदराबाद AIMIM का कवच है। 1984 से ऑल इंडिया MIM लगातार हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत रही है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी की पार्टी 2 सीटें जीती और बिहार में ऑल इंडिया MIM ने 5 सीटें जीतकर RJD के मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा कर दिया। और अब AIMIM बंगाल के चुनाव में उतरने वाली है और अमित शाह कह चुके हैं कि बंगाल जीते बिना बीजेपी का स्वर्णिम काल नहीं आ सकता। प्रसाद भूसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। और अब आपको हैदराबाद चुनाव में ओवैसी और बीजेपी के बीच चुनावी शब्दबाण दिखाते हैं। दरअसल जिस वक्त तेजस्वी सूर्या सांसद बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जिन्ना के नए अवतार हैं ओवैसी और जो भी वोट डालेगा ओवैसी को वो देश के खिलाफ वोट होगा। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नींद में भी सिर्फ एक ही नाम लेती है और वो है मेरा नाम, असदुद्दीन ओवैसी का। वहीं बंदी संजय कुमार जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा कि हैदराबाद में घुसपैठियों पर वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और एक ही पार्टी है जो कि घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। नाम तो नहीं लिया लेकिन नाम सीधे तौर पर इशारा साफ स्पष्ट था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा लद्दाख में चीनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की। अब आप यहां सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, यानी कि तीखे शब्दबाण दोनों एक दूसरे के लिए चलते रहे। तेजस्वी सूर्या लगातार हमला बोलते रहे कि जो AIMIM को वोट देगा वो तो भारत के खिलाफ वोट होगा। तो उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि हैदराबाद में क्या पाकिस्तानी रहते हैं, तो सीधे तौर पर ये चुनाव बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। तो वहीं तेजस्वी सूर्या कह चुके हैं कि इस बार ओवैसी का सुपड़ा AIMIM वहां से बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए नया उद्देश्य है। हैदराबाद के चुनाव से बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करने वाली है। इस बार हैदराबाद में मुस्लिम मतदाता बता देगा कि हैदराबाद में किसी और पार्टी के लिए जगह है या फिर नहीं है। और हैदराबाद में AIMIM की जीत या हार बंगाल में ममता बनर्जी की जीत या हार का फैसला भी करेगी, क्योंकि AIMIM बंगाल चुनाव में उतरेगी तो मुस्लिम वोटों के बैंक में सबसे बड़ा बंटवारा ओवैसी ही करेंगे। ममता को अभी से इसका डर सता रहा है। 28 नवंबर को योगी हैदराबाद में रोड शो भी करने वाले हैं। ऑल इंडिया MIM को जीत बिहार में मिली,
जश्न 100 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बना और संदेश बंगाल तक पहुंचा कि ये ओवैसी और AIMIM है जो देश में मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी ठेकेदार बन सकती है। यकीनन इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है हमारे लिए हमारे हौसलों को बुलंद करती है और हमको एक उम्मीद देती है और हमारा तो काम ही है इलेक्शन लड़ना। बिहार के बाद ओवैसी ने बंगाल में मुस्लिम वोटों की राजनीति शुरू करते हुए ममता बनर्जी को संकेत दे दिया है कि इस बार मुसलमानों के वोटों में ममता के साथ AIMIM का भी बंटवारा होगा। ओवैसी ने कहा, NRC की ओर NPR पहला कदम है। भारत के गरीबों को ऐसी प्रक्रिया में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वो संदिग्ध नागरिक के तौर पर चिन्हित कर दिए जाएं। अगर NPR के शेड्यूल को फाइनल किया जा रहा है तो इसका विरोध करने के लिए भी कार्यक्रम को फाइनल किया जाएगा। लव जिहाद के मुद्दे पर भी हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है और NRC NPR के अलावा लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जो हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के अलावा बंगाल चुनाव में भी चोट करेगा। अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा। ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, इतना जहर फैलाएंगे बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। विवाह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाया जा रहा है। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर है जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा वोट बैंक है। ये 27% मुस्लिम वोटर विधानसभा की 294 में से 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। ओवैसी बंगाल की 65 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। ओवैसी NRC और लव जिहाद के मुद्दे पर मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की शुरुआत कर चुके हैं। ममता बनर्जी को भी यह डर है कि ओवैसी की पतंग TMC उम्मीदवारों के वोट काटेगी और मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी और 41% वोट जुटाए थे। TMC को इन चुनावों में 22 सीटें और 44% वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी TMC से सिर्फ 4 सीटें और 3% वोट ही पीछे थी। लेकिन ओवैसी की पार्टी बंगाल में पूरी ताकत से उतरी तो TMC के वोट घट सकते हैं क्योंकि ममता पर हिंदुओं के तुष्टीकरण की कोशिश के आरोप लग रहे हैं और ओवैसी सीधे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो मुसलमानों से जुड़ते हैं। NPR का काम जब शुरू होगा, एक लोअर लेवल का ऑफिशियल होगा, वो बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी और किसी और गैर मुस्लिम का नाम होगा। वो बोलेगा नहीं, इस पे मेरे को डाउट है। ये मैं कह रहा हूं, आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई बल्दिया इलेक्शन में वोट लेने के नहीं कह रहा हूं। ये कुल जमाती जलसा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैसी चाहते हैं कि AIMIM को अब राष्ट्रीय पहचान मिले। इसके लिए बिहार से बंगाल और बंगाल से लेकर राजस्थान तक चुनावों में ऑल इंडिया MIM चुनाव की तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया MIM राष्ट्रीय स्तर पर उभरी तो खतरा सबसे ज्यादा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC जैसी उन पार्टियों को है जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया। वहीं हैदराबाद के लिए बीजेपी के 7 मुख्य वचन कौन से हैं जो कि बीजेपी अपने तमाम रैलीज में, रोड शो में दोहरा रही है, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, हैदराबाद में सभी को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। हैदराबाद से अतिक्रमण जितना हुआ है वो हटाएंगे लेकिन किसी का नुकसान नहीं होगा। तीसरा, बीजेपी कह रही है हैदराबाद में बाढ़ से पीड़ितों को, जितने भी लोग, जब अभी बाढ़ आई थी पीछे, बाढ़ से पीड़ितों को 25,000 का मुआवजा उन्हें दिया जाएगा। 1 लाख लोगों को आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। मेट्रो और बस में महिलाओं को फ्री ट्रेवल की सुविधा मिलेगी, यह भी बीजेपी कह रही है। स्कूली बच्चों को टैब फ्री मिलेंगे, टैबलेट फ्री मिलेंगे। सरकारी स्कूल में वाईफाई बीजेपी आई तो निगम बीजेपी आई तो लगवाएगी। और 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में भी वो मनाएगी। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहना है आईटी मंत्री का वहां पर, क्योंकि लगातार जुबानी जंग तेज हुई है। AIMIM सोच रही है सीधा मुकाबला बीजेपी से है और इसी जंग के बीच TRS का क्या कहना है, क्या है आईटी मंत्री का, क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी की पूरी ताकत AIM को कमजोर करेगी और इसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे कई सवालों के जवाब आईटी मंत्री KT रामाराव ने जी मीडिया संवाददाता प्रसाद कोसकर से बातचीत में दिए हैं। सुनिए आप। ये तो लोकल इलेक्शंस है,
लेकिन जिस प्रकार से जिस लेवल का कैंपेन हम देख रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, मुद्दे जो है पूरे नेशनल है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि आज इलेक्शन तो बल्दिया की है, लोकल हैदराबाद की है, पर हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं वो पता नहीं सडनली कहां से बिन लाडेन को, बाबर को, सारे लोगों को इस इलेक्शन में घसीट रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि वो दिल्ली से भी लीडर आए गली इलेक्शन के लिए, फिर दिल्ली से बड़े बड़े नेता जो हैं पतार रहे हैं। तो हमें भी बहुत अम्यूजिंग लग रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये इलेक्शन क्या आपको अभी लगता है कि टीआरएस एमआईएम कंबाइन वर्सेस बीजेपी, हालांकि आप तो हमेशा कहते हैं कि चुनाव में एमआईएम से आप खिलाफ है। पिछली बार ओल्ड सिटी में अगर एमआईएम को किसी ने हराया तो हमने हराया, 5 सीटों में हमने वहां जीता और फिर 10 सीट में हम लोग दूसरी स्थान पे थे। ये बीजेपी कहां थी तब? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको कि मेयर हमारे थे, डिप्टी मेयर हमारे थे, तो बीच में एमआईएम को कहां घसीटना। अब बीजेपी का इतना सख्त उनकी नफरत है मुसलमानों की तरफ कि वो एमआईएम को एक मुस्लिम पार्टी के तौर पे देखते हैं और इसीलिए आज उनकी जो नफरत उनकी तरफ है, टीआरएस को भी उस नफरत की जंग में घसीट के कुछ 4 वोट और 4 सीट जीतने की एक साजिश उनकी है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, बंगाल की ममता सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुवेंदु अधिकारी ने एचआरबीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को नया चेयरमैन बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री हैं सुवेंदु अधिकारी और एचआरबीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी नए चेयरमैन बने हैं। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री हैं सुवेंदु अधिकारी। अब बात करते हैं लव जिहाद की, लव जिहाद पार्ट 3 की। देश में कलावे वाले छलावे की बात करते हैं। आज 26/11 है। मुंबई पर आतंकवादी हमले की 12वीं बरसी भी है। इन हमलों में आतंकवादी कसाब आया था, आपको याद होगा, कलावा पहन करके। अगर शहीद तुकाराम ओमले कसाब की AK-47 को अपनी हिम्मत से लाठी नहीं मारते, कसाब जिंदा नहीं होता, तो न जाने वो हिंदू टेरर की थ्योरी कहां से कहां चली जाती और आज शायद वो पाकिस्तान का झूठ कभी बेनकाब ना होता और वो कलावे के छलावे से कसाब शायद बच निकलता, अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता। भारत में ही कलावा बांधकर आए कसाब को समीर चौधरी साबित कर दिया जाता और 26/11 के लिए हिंदू आतंकवाद के दुष्प्रचार को सच बना दिया जाता। ये थ्योरी तो उस वक्त भी आई शुरू हो गई थी, दिग्विजय सिंह ने कह भी दिया था इसके पीछे आरएस है, ये तो हिंदू है, उसने तिलक लगाया हुआ था। वहीं भारत में कलावा वाला दूसरा छलावा चल रहा है लव जिहाद के रूप में, जिसमें कलावा पहनकर एक और हिंदू बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाया गया। ये लव जिहाद पर जी न्यूज का खुलासा पार्ट 3 है। लव जिहाद में कलावा वाला छलावा। तुम मुझसे निकाह कर लोगे तो मुझे जन्नत नसीब होगी। कानपुर में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज हम आपको कानपुर से लव जिहाद का पूरा पैटर्न समझाएंगे, लव जिहाद का पूरा मॉडल बताएंगे, उन तमाम पीड़ित बेटियों की आवाज सुनाएंगे जिनका दर्द सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये लव जिहाद पर जी न्यूज का खुलासा पार्ट 3 है। 13 साल की ये छोटी सी बच्ची न सिर्फ लव जिहाद का शिकार हुई बल्कि उसे यौन शोषण के टॉर्चर भी सहने पड़े। इस वीडियो में कलावा पहने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पीड़ित के मुताबिक इसी ने उसे लव जिहाद का शिकार बनाया। मुझे गोलू नाम का एक लड़का मिला था जिसके सिर्फ 2 नाम मुझे पता थे, गोलू और राज। वो पहले तो मेरा दोस्त बना, मुझसे मिलने लगा और उसने मेरे पूरे घर की जानकारी ली कि मेरे घर में कौन है, कितने लोग हैं और मेरे साथ घर में कैसा बिहेव किया जाता है। जब उसको सब कुछ पता चल गया तो उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं मर जाऊँगा, मेरे माँ बाप नहीं है, तुम हो सिर्फ मेरे लिए और कोई नहीं है, मेरे दिल में छेद है और प्लीज़ मान जाओ। हाथ में कलावा और हिंदू नाम के छलावे के साथ पीड़ित से मिला आरोपी उसे दोस्ती के बाद निकाह की बातें करने लगा और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डालने लगा, लालच देने लगा
कि कुरान में लिखा है कि मुस्लिम बनने के बाद उसे जन्नत नसीब होगी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि अब भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, मैं मुस्लिम हूँ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? 2 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके बाद अब तुम मोहम्मद काशिम मुस्कान शेख हो जाओगी। पीड़ित ने जी न्यूज को बताया कि गोलू नाम के आरोपी की असली पहचान उजागर होते ही उसने संबंध तोड़ लिए। इससे नाराज होकर गोलू नाम के इस आरोपी ने उसका वीडियो अपने हिंदू दोस्तों को दे दिया और उन लड़कों ने वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके बच्ची का रेप करने की कोशिश की। मैंने उससे बात करनी बंद कर दी तो अपने उसका दोस्त है सनी को उसने बीच में डाल दिया, मेरे वीडियो वायरल कर दिए और सनी किसी को भी, मैंने दोनों लोगों के नाम पर एप्लीकेशन दिए, पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा और सनी ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। जब गोलू नहीं कुछ कर पाया तो उसने सनी को इन्वॉल्व कर दिया। सोचिए, जो यूपी पुलिस दुनिया को दिखा रही है कि उसने लव जिहाद के सीक्रेट सेंटर का खुलासा किया है, जो योगी पुलिस लव जिहाद के मामलों में तारीफ चाहती है, उसने इस बच्ची को इंसाफ देने के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन झूठा नाम और धर्म बताने वाले गोलू नाम के मुस्लिम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मुझे क्या, किसी को नहीं पता चला। वो मेरे साथ मंदिर जाता था, मेरे घर में जागरण होता था, वहाँ आता था और पूजा पाठ में भी वो था। उसके बाद मेरे यहाँ शादी पड़ी थी, वहाँ पर भी वो गया था, हम लेकर गए थे उसको, वहाँ पर भी किसी को नहीं। जब उसने अचानक से मेरे सामने निकाह की बात रख दी तब मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। पीड़ित अपनी नानी के साथ रहती है और जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए परिवार को अब उम्मीद है कि उसे धोखा और लव जिहाद के जाल में फंसाने वालों के खिलाफ भी योगी सरकार अब एक्शन लेगी। अब ये परिवार ये मांग कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो इन्हें इंसाफ दिलाए ताकि ये समाज में सही तरीके से रह सके, किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। देशहित के दूसरे एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरी। 26/11 मुंबई हमला, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला। आज 26/11 को पूरे 12 साल हो गए हैं। इस मौके पर मुंबई में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज शहीदों को याद किया। श्रीनगर की सड़कों पर लगे एक पोस्टर ने सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। 12 साल में पहली बार श्रीनगर की सड़कों पर 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। ये आतंकवाद के खिलाफ नए कश्मीर की पहचान है। छब्बीस 11 मुंबई हमले की बरसी पर श्रीनगर में ये पोस्टर लगे। आज सुबह जब श्रीनगर की सुबह हुई तो शहर के लोगों का सामना इन होर्डिंग्स और पोस्टर से हुआ। रातों रात शहर के अलग अलग इलाकों में 26/11 मुंबई हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स को आप साधारण मत समझिएगा, ये होर्डिंग्स नए कश्मीर की पहचान बता रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा है, वी वोंट फॉरगेट, हम कभी भूलेंगे नहीं। हाउ यू शोड नो मर्सी, कैसे तुमने कोई दया नहीं दिखाई। हाउ यू ट्राइड टू ब्रेक अस, कैसे तुमने हमें तोड़ने की कोशिश की। हाउ यू मेड अस हेल्पलेस, कैसे तुमने हमें असहाय बनाया। होर्डिंग्स में लिखा है, पाकिस्तान और उसके भेजे आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में भारी तबाही मचाई। इंडिया यूनाइट्स अगेंस्ट टेरर, भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। इस होर्डिंग में मुंबई के ताज होटल पर हमले की तस्वीर लगी है। श्रीनगर की सड़कों पर सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं, उर्दू भाषा में भी पोस्टर लगे हुए हैं। 26/11 मुंबई हमले की 12वीं बरसी पर श्रीनगर में ऐसे कई होर्डिंग्स लगे हुए हैं। 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब श्रीनगर में 26/11 आतंकी हमले को लेकर सीधे सीधे पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। अब से पहले कभी श्रीनगर में इस तरह से मुंबई आतंकी हमले को लेकर होर्डिंग्स या पोस्टर नहीं लगे थे।
आतंकवाद के खिलाफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई रीति और नई नीति ही है कि अब कश्मीर खुलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा है। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ जैसे होर्डिंग्स अभी लगे हैं, इसी से मिलती जुलती तस्वीर आज से 28 साल पहले श्रीनगर में दिखी थी, जब 1992 में लाल चौक पर नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा लहराया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये नए कश्मीर की आतंकवाद के खिलाफ आवाज है। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहा है। कश्मीर के अंदर जगह जगह 26/11 को लेकर पोस्टर लगे हैं और वहां किस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कह ढाया था। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से तंग आ चुका है और कश्मीरी अवाम नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार कश्मीर के अंदर दखलंदाजी करे। श्रीनगर में होर्डिंग्स बौखलाए आतंकी। श्रीनगर में लगे इन होर्डिंग्स को देखकर पाकिस्तान परस्त आतंकी परेशान हो गए। इसी बौखलाहट में श्रीनगर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। श्रीनगर के अव्वल शाह चौक पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 3 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। 3 मिलिटेंट्स थे जो एक कार में सवार थे और उस कार में वो उन्होंने फायरिंग की इनडिस्क्रिमिनेटली यहाँ पर उन सोल्जर्स पर, और उसमें जो है उनको क्रिटिकली इंजर्ड किया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल तो तुरंत लिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो दम तोड़ बैठे शहीद हो गए। 26/11 हमले की बरसी के दिन श्रीनगर में आतंकी हमला कर आतंकवादी संगठनों ने एक बार फिर अपनी कायरता का प्रमाण दिया है। 12 साल पहले आज के ही दिन मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। मुंबई में 60 घंटे तक आतंकवादियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर चला था। आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 300 लोग घायल हुए थे। इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। उस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहा है। आतंकवाद का दर्द झेल रहा कश्मीर अब खुलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और इस पोस्टर से पाकिस्तान को यही संदेश दे रहा है कि अब श्रीनगर पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। 26/11 आतंकवादी हमले की बरसी पर मुंबई में उन जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिनके अदम्य साहस से आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको 26/11 हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे। शहीदों को आज याद किया गया। तो 26/11 हमले के बाद जो शहीद हुए उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया और वहीं पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई हमारे उन जवानों को, उन शहीदों को। पाकिस्तान का टेरर मॉडल धीरे धीरे देखिए ध्वस्त हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26/11 हमले की बरसी पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है और इसकी खिसियाहट उन्हें इतनी अधिक है कि अब वो भारत पाकिस्तान सीमा पर आए दिन सीज फायर उल्लंघन में लगे रहते हैं। भारत ने दुनिया में एक कूटनीतिक दबाव बनाया है जिसके चलते पाकिस्तान आतंकवाद के गढ़ के रूप में एक्सपोज हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एकजुट किया है।
तो 26 नवंबर को भारत मुंबई आतंकी हमलों के लिए याद रखता है, लेकिन अब भारत को आज के दिन को आतंकवाद के लिए नहीं बल्कि संविधान के लिए याद रखना होगा। आज संविधान दिवस है। 1949 में आज के दिन ही भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देश हित में अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे निवार तूफान की, लेकिन उससे पहले निवार के रौद्र रूप की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए और महसूस कीजिए कि जो तूफान गुजर गया वो कितना ताकतवर था। डर लग रहा है, फिर भी क्या करेगा, क्या हो रहा मालूम नहीं, ऊपर वाला क्या कैसा है। From people's side, they should be careful. They should avoid seeing like a tourist spot. हमारी टीम्स सनराइज से पहले ही सभी अफेक्टेड इलाकों में जाके जहाँ जहाँ भी रेस्टोरेशन के काम की ज़रूरत थी उनमें लगातार लगी हुई है। निवार तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी से आगे बढ़ गया। इस तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। निवार तूफान में भी केंद्र और राज्य सरकार ने समय रहते ऐसी तैयारियां की थी कि बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। पिछले कुछ तूफानों में भारत के आपदा प्रबंधन का ऐसा रूप दिखा है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। हिंदुस्तान ने तूफानों से लड़ना सीख लिया है। ये लाइन कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि हकीकत है। चक्रवाती तूफान एक प्राकृतिक आपदा है, इसे चाहकर भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर तैयारियां पुख्ता हों और इंतजाम पूरे हों तो किसी भी तूफान से मुकाबला किया जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आए निवार तूफान की गति का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जितनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और बरसात हो रही है, उससे भारी नुकसान की आशंका थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर तूफान का सामना किया और नुकसान को कम से कम कर दिया। निवार चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए तटीय इलाकों से 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 30 टीमों को तैनात किया था, जबकि 20 टीमों को अलर्ट पर रखा गया था। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली हिंसा के दौरान चांदबाग इलाके में आगजनी, फायरिंग और पत्थरबाजी करने के आरोपी 20 लोगों की तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी की हैं, जिनकी क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है। दिल्ली में हिंसा के दौरान ये 20 लोग शामिल थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 20 तस्वीरें जो दिल्ली पुलिस ने जारी की हैं। 20 लोग इसमें शामिल थे। ये वो तस्वीरें इसी साल 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके में जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र हो गई थी तो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की भी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार उस वक्त ये 20 गुनहगार भी चांदबाग हिंसा में मौजूद थे। चांदबाग हिंसा के दौरान ही आईपीएस अधिकारी अमित शर्मा पर भी जानलेवा हमला हुआ था। शादरा के डीसीपी अमित शर्मा उस वक्त फोर्स के साथ भीड़ को काबू करने के लिए पहुंचे थे और वहां उन पर हमला हो गया था। चांदबाग में ही दिल्ली पुलिस के एसीपी
अनुज कुमार पर भी जानलेवा हमला किया गया था। ये तस्वीरें अब दिल्ली पुलिस ने जारी की है। ये 20 जो दंगे में शामिल थे, अलग अलग तस्वीरें बता भी रही हैं कि आखिर किस तरीके से दंगा जब हुआ तो उनकी भागीदारी, उनकी भूमिका उसमें क्या थी। और दिल्ली पुलिस को इन 20 लोगों की तलाश है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने इन लोगों की तस्वीरें जारी की है। पहली बार दिल्ली हिंसा के 20 गुनहगारों की तस्वीरें दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं, जो चांदबाग में हुई हिंसा में शामिल रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.